आ जाओ, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो एफआर फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी 3 सेगमेंट्स में पढ़ना था। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा है फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित अपने 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 एंड 359, 358 और 359, ठीक है, 358 359। वैसे तो देखो अभी अपन आर्टिकल 356 पढ़ेंगे, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट अभी आएगा और 359 के बाद आता है 360, इसमें अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो अभी ये आर्टिकल तो 356 के बाद ही आएंगे, 356 के बाद ही आएंगे 358 59 और फिर 60। तो फ्लो में तो ये ऐसे है ना, तो उससे कोई आप कंफ्यूज मत हो कि 356 पढ़ा नहीं, उससे पहले 358 359 पर कैसे आ गए, है कि नहीं। लेकिन ये बीच की चीज़ है, तो इसमें इन दोनों का जो संबंध है ना 50 और 59 का संबंध आर्टिकल 352 से, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अब देखो इसमें क्या है, 358 बोलता है कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट मेंशन है उनका ऑटो सस्पेंशन हो जाता है, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। यहाँ स्टेट से मतलब वो नहीं है 28 राज्य, स्टेट से मतलब है यहाँ पे सत्ता, राज, जो है राजयोग नहीं है, राज। जो आर्टिकल 13 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है ना आर्टिकल 13 में, यहाँ स्टेट से वो मेंशन है। स्टेट मतलब हर प्रकार की सरकार, केंद्र का, राज्य का, पंचायत संस्थान, हर प्रकार की गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो होती है स्टेट, ठीक है ना। जब राज की ताकत का तुम्हें पता नहीं है, वो है राज है, ये राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट से मतलब है राज। तो स्टेट सस्पेंड करेगा आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट मेंशन है, अभी नीचे देखेंगे। फिर है दूसरा आर्टिकल 359, इसमें क्या है, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट मतलब प्रवर्तन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है ना। अभी इसमें डिटेल में अपन सारा देखेंगे, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ समझ लो, 358 का संबंध आर्टिकल 19 से है, 358 का संबंध आर्टिकल 19 से है, आर्टिकल 359 का संबंध अपने अदर फंडामेंटल राइट से है, और आर्टिकल 20 और 21 का संबंध इनसे भी नहीं है। मतलब एक्सेप्ट कहने मतलब 358 में आ गया आर्टिकल 19, फिर अपने को पता है कि अपने मौलिक अधिकार टोटल अभी 6 हैं, तो एक तो आ गया 19 में, बाकी 6 मौलिक अधिकार अदर आर्टिकल्स में मेंशन है, ठीक है ना। तो अदर जितने भी 19 के अलावा उनका संबंध 359 से है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। कहने का मतलब क्या है, देखो कि 20 और 21 का कभी भी सस्पेंशन नहीं होता है, कभी वो सस्पेंड नहीं होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। पहला चीज़ तो ये समझ लो 20 और 21। फिर दूसरा याद कर रखना, देखो 8 के अंदर नो मेंशन है, 8 मतलब आर्टिकल 358, 9 मतलब आर्टिकल 19 वाले फंडामेंटल राइट्स। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये समझनी कि आर्टिकल 19 का ऑटो सस्पेंशन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को किसी भी तरह का नोटिफिकेशन निकालने की या ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। जबकि 359 का संबंध क्या है, भी अपन देखेंगे कि ये लिखा हुआ देखो कि राष्ट्रपति ऑर्डर निकालते हैं, और दूसरा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं 359 के तहत, केवल उनका एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंड होता है। अब सर ये क्या चीज़ है, तो आर्टिकल 19 में तो बोला कि अपन ऑटो सस्पेंड हो जाते हैं, और आर्टिकल 358 के तहत तो ऑटो सस्पेंशन मेंशन है, और 359 के अंदर एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंड है। तो सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो फ़र्क ये है कि आर्टिकल 358 ये बोलता है कि आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन फंडामेंटल राइट्स का ऑटो सस्पेंशन है। तो ऑटो सस्पेंशन क्या मतलब हुआ कि आर्टिकल 19 के अंदर जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 358 ये बोलता है कि ना तो आप खड़े होकर बोल सकते हो किसी मन से जब इमरजेंसी लग रही हो, और खड़े होकर अगर बोल रहे हो और आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आप किसी भी कोर्ट में इस आर्टिकल के एनफोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मुझे रेमेडी दी जाए। तो कहने का मतलब ना तो आप बोल सकते, ठीक है, और अगर बोलने के बाद आप हिरासत में ले लिए गए तो आपके पास कोर्ट में जाने का कोई भी एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये तो हो जाता है ऑटो सस्पेंशन, और ये जो चीज़ है ये ऑटो होती है, कहना मतलब राष्ट्रपति को किसी भी तरह की इसकी नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए यहाँ तक।
अब अगली चीज़ आती है कि 359 में मैंने लिखा कि सस्पेंशन होता है इन्फोर्समेंट का, और वो भी अदर फंडामेंटल राइट्स, मतलब 19 के अलावा, ठीक है ना। और नीचे अपन जब आप देखोगे तो मैं बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 359 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स, अदर फंडामेंटल राइट्स, जो बाकी 5 जो फंडामेंटल राइट्स बच गए ना अदर, बाकी जो 5 बच गए वो सस्पेंड कभी नहीं होते हैं। केवल क्या सस्पेंशन होता है, उनका एनफोर्समेंट, प्रवर्तन सस्पेंड होता है। और जबकि 358 के तहत तो आर्टिकल भी सस्पेंड हो गए और उनका एनफोर्समेंट भी सस्पेंशन है। और जबकि 359 के तहत केवल उनका एनफोर्समेंट सस्पेंशन होता है, आर्टिकल अस्तित्व में बना रहता है। और 20 और 21 तो हमेशा अस्तित्व में बने रहेंगे, ठीक है ना। उनका तो मतलब उनका सॉरी आर्टिकल 20 और 21 का तो एनफोर्समेंट हमेशा अस्तित्व में बना रहेगा। और जबकि अदर फंडामेंटल राइट्स हैं 19 के अलावा, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 359 के तहत नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अभी एनफोर्समेंट से क्या मतलब है सर, कि आप बोल रहे हो एनफोर्समेंट सस्पेंशन हो जाता है, मौलिक अधिकार एज इट इज बने रहते हैं, उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है जो मैंने अभी बताया कि आप बोल रहे हो आपको हिरासत में ले लिया, तो इसका मतलब मौलिक, आप ना तो आप बोल सकते, ना आप हिरासत के अंदर अपनी हिरासत चैलेंज कर सकते, मतलब फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड है और उसका एनफोर्समेंट जो है वो भी सस्पेंड है। अब ये क्या चीज़ कहता है कि सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ये बोलता है कि आप खड़े होकर बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई हिरासत में ले लिया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आ गया ना यहाँ पे कि मौलिक अधिकार तो अस्तित्व में है, लेकिन उसका एनफोर्समेंट अस्तित्व में नहीं है, सस्पेंड है। ये 359 है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझो आप, ये बहुत गहरी चीज़ है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे। ये तो ये चीज़ ये बता रहा हूँ, ये जो ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है ये 358 है, और नीचे वाली 359 है। 358 के तहत तो ना तो आप बोल सकते हैं, ना आप हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में जा सकते हैं। और जबकि 359 के तहत क्या आप बोल सकते हो, लेकिन खुदा न खास्ता आप, अरे मतलब ये तो 5 आर्टिकल्स हैं इनके तहत जो आपको अलाउ हुआ है, ठीक है, वो काम आप कर सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार का इन्फ्रिंज हुआ, हिरासत में क्यों लिया गया, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। किसके? उसके एनफोर्समेंट के लिए। तो इसलिए इनका सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन सस्पेंड रहता है अदर आर्टिकल्स का, 19 के अलावा जो आर्टिकल्स हैं उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का तो एनफोर्समेंट भी सस्पेंड नहीं होता है। वो मतलब ये मौलिक अधिकार हमेशा बने रहते हैं और इनका एनफोर्समेंट हमेशा एग्जिस्टेंस में रहता है। आर्टिकल 20 और 21 इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये है इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार मैंने पढ़ा है, एक बार पढ़ के तो देखो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी आर्टिकल की सबसे ब्रॉड जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से ज़्यादा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन किसी भी आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ऐसे समझ गए? तो इसका महत्व है आर्टिकल 20 और 21 का, इसीलिए ये बने हुए हैं। यही चीज़ अब जो मैंने सारा समझाया ये आगे चलेगा। तो आर्टिकल 19 के तहत देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का ऑटो सस्पेंशन। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऑटो से क्या मतलब है? आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के अंदर, मतलब अपन को जैसे पता है कि उसमें अपन को 6 स्वतंत्रताएं जैसे मिली हुई हैं, ठीक है ना, वो 6 फ्रीडम्स हैं, ये ऑटो सस्पेंड हो जाते हैं। फिर ऑटो जिंदा कब होते हैं कि जैसे एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई ये वापस से ऑटो जीवित हो जाते हैं। कहने का मतलब ना सस्पेंशन का नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और ना इनके पुनर्जीवन रिवाइवल का नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, सब ऑटो है। चुनौती नहीं, नेशनल इमरजेंसी के दौरान किए गए विधायी व कार्यकारी निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है ना। मतलब अगर किसी SDM कलेक्टर को ये परमिशन मिली है कि कोई भी अगर बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहीं से भी खड़ा होकर बोला, उसको अरेस्ट कर लिया जाए और कोर्ट में डाल दिया जाए, तो ये जो किया है काम अरेस्ट में डालने का, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। तभी तो बोल रहे हैं उनका एनफोर्समेंट मतलब सस्पेंड, एक तरह से इनका एनफोर्समेंट जो है ना वो सस्पेंड हो गया। जबकि अपन ने 359 में देखते हैं कि एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं होता, केवल अधिकार बना रहता है, एग्जिस्टेंस बना रहता है, केवल एनफोर्समेंट उनका सस्पेंड हो जाता है 359 के तहत ये। और जबकि यहाँ पे इन्फोर्समेंट, ये अपन देख रहे हैं एनफोर्समेंट जो है इनका प्रवर्तन जैसे जो है, मतलब ये भी सस्पेंड है और वो मौलिक अधिकार भी सस्पेंड है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था ना 358 के अंदर
दोनों ही चीज़ है, ख़त्म है, ना बोल सकते और बोल रहे हो तो हिरासत में ले लिया तो कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि 359 के तहत आप बोल सकते हो, लेकिन अगर हिरासत में ले लिया तो आप एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो समझ के रखो। फिर क्या है, कुल 2 प्रतिबंध बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या लगाए 2 प्रतिबंध इस प्रोविजन के ऊपर? 44 संशोधन 4+4 8 किस पे लगाए गए? ऑटो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 के तहत जो 6 फ्रीडम्स अपन को दी हैं उसके ऊपर। क्या ये दो प्रतिबंध क्या हैं देखते हैं। ये YBS पता है, ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और अपने सशस्त्र विद्रोह। तो अगर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया युद्ध और बाह्य आक्रमण पे, तो और नॉट ऑन सशस्त्र विद्रोह। कहने का मतलब कि अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, तो ही ये ऑटो इम्पोज होंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी अपन ने इम्पोज करी है सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो ये ऑटो सस्पेंड नहीं होंगे, है ना। ऑटो इम्पोज नहीं, सॉरी, ऑटो सस्पेंड। तो अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज है युद्ध और बाह्य आक्रमण से के कारण, तो ये ऑटो सस्पेंड हो जाएंगे, आयल से नहीं होंगे। दूसरा प्रतिबंध क्या है? केवल उन्हीं विधियों कार्यकारी निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती जो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे नसबंदी संबंधी जो डिसीजन था, तो जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो किए गए ना, केवल उन्हीं को ही आप चुनौती नहीं दे सकते, बाकी आगे पीछे वालों को अपन चुनौती दे सकते हैं, ठीक है ना। ये मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो दे ही नहीं सकते, वो जब खत्म हो जाती है इमरजेंसी, तो ऐसे कानून जो पहले बने हुए थे, अगर उनका इन्फोर्समेंट बाधित हुआ है तो कोर्ट में जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान जितने भी निर्णय लिए गए हैं, कोई कार्यकारी निर्णय, विधियों का निर्माण हुआ, उनका बाद में अपन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परिस्थिति जन्य थे, परिस्थिति के अनुसार वैसा डिसीजन लेना जरूरी था, इसलिए प्रोविजन है, ठीक है। फिर अदर फंडामेंटल राइट्स का अपन क्या देखते हैं? आर्टिकल 359 आ गया कि क्या है अदर फंडामेंटल राइट्स का? एनफोर्समेंट सस्पेंड है क्या? आर्टिकल 359 है। अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसके? संसद के अनुमोदन के बाद। तो एक ही क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? तो सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन संसद के अनुमोदन के बाद, लेकिन अंतिम अथॉरिटी राष्ट्रपति। और दूसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का किसको अधिकार है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा है स्टूडेंट। तो संशोधन तो संसद ही करती है, ठीक है ना। और सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन सस्पेंड मौलिक अधिकार नहीं होंगे, क्या सस्पेंड होंगे? उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होएगा। जबकि आर्टिकल 358 के तहत तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और उसका एनफोर्समेंट तो सस्पेंड रहता ही है। ऐसे मतलब सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट तो दोनों में कॉमन है, 358 और 359 में। और अनकॉमन क्या है दोनों में अंदर? 358 368 में, कि 358 में मौलिक अधिकार जिंदा नहीं रहता, जबकि 359 में मौलिक अधिकार जिंदा रहता है, केवल उसका एनफोर्समेंट नहीं होता। लेकिन दो अपवाद हैं आर्टिकल 20 और 21 की, उनका मौलिक अधिकार भी जिंदा रहते हैं 20 और 21 वाले, उनका एनफोर्समेंट भी जिंदा रहता है। ऐसे संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ऑर्डर निकालता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21, मतलब सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। प्रत्येक सदन में किस बहुमत से? पूर्ण बहुमत से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हो जाता है? टोटल का 50%। प्रेजेंट वोटिंग का 50% हो वो तो साधारण बहुमत हो जाता है, ठीक है ना। यहीं पे अगर प्रेजेंट वोटिंग लिया तो साधारण, टोटल आ गया तो क्या है? पूर्ण बहुमत। टोटल पूर्ण ले रहे हो आप, टोटल ले रहे हो तो पूर्ण बहुमत आएगा। साधारण ले लिए कि जो दिन मौजूद है, तो साधारण का मतलब साधारण बहुमत हो गया, मतलब साधारण का 50%। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है निलंबन किसका? फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते, केवल उनका एनफोर्समेंट, परिवर्तन, लागू होना निलंबित होता है। एनफोर्स का मतलब प्रवर्तन का मतलब लागू होना, केवल वही निलंबित होता है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 तो मौलिक अधिकार भी जिंदा है और उनका एनफोर्समेंट भी जिंदा है। तो बार बार इस चीज़ को समझो, एनफोर्समेंट ऑफ सस्पेंशन, तभी मैंने यहाँ लिखा था सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। यहाँ लिख लो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट, कि उन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन यानी लागू होना ही सस्पेंड निलंबित होता है, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते भी आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है। फिर जीवित फंडामेंटल राइट जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत इनका उपचार निलंबित रहता है। ये तो एनफोर्समेंट होता है, आप उपचार कोर्ट देगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सेलेक्टेड एफआर, यह निलंबन केवल उन्हीं फंडामेंटल राइट्स पर लागू होता है जो प्रेसिडेंट के आदेश में वर्णित होते हैं। तो वैसे तो 19 के अलावा जितने भी 20 के छोड़ के उनमें, लेकिन उनमें भी जो राष्ट्रपति बोले उसी पे, ठीक है ना, केवल उन्हीं पे ही।
वर्णित अवधि निलंबन कब तक? टिल नेशनल इमरजेंसी, आदेश में वर्णित अवधि। ठीक है, जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तब तक ये रहेंगे सस्पेंड। फिर भाई राष्ट्रपति लिखेगा अपने आदेश के अंदर, मेंशन रहता है कि इस अवधि के दौरान, तो जब तक नेशनल इमरजेंसी तब तक रहेंगे। उसके बाद जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी नहीं है तो निलंबन भी प्रभावी नहीं रहता। इसके बाद देश या भाग में लागू हो सकते हैं, या तो पूरे देश में या भाग में, नेशनल इमरजेंसी वैसी। राष्ट्रपति बाद भी, ये क्या देखो, आदेश अवधि उपचार, आदेश अवधि समाप्ति पर भी उपचार उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि भाई इमरजेंसी खत्म होने के बाद, इमरजेंसी के दौरान जो भी कानून बनाए गए या उनके तहत जो भी काम हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया गया, उन्हें नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे मैंने नसबंदी वाला उदाहरण दिया। एग्जाम्पल, निलंबन के आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी कार्यों का आदेश की समाप्ति पर चुनौती नहीं है। ठीक है ना, जैसे नसबंदी कर दी गई, जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाए गए, तो उनको फिर इमरजेंसी खत्म होने के बाद चैलेंज नहीं किया जा सका 77 में। मैं बताया था ना, 75 के अंदर इमरजेंसी लगी 25 जून, फिर 18 मार्च को खत्म हुई, ऐसे 18 मार्च 77। प्रतिबंध ऑन राष्ट्रपति PR, 2 प्रतिबंध है क्या? पहला तो क्या, आर्टिकल 20 यानी किस, नॉट सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंशन किसका? एनफोर्समेंट, तो सस्पेंड नहीं होता इनका सस्पेंशन, एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं होता 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध के लिए दोषसिद्धि। ठीक है ना, कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आपको मजबूर नहीं कर सकते कि ये आप स्वीकार करो कि मैंने अपराध किया। और आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। केवल आपातकाल से संबंधित विधियों का संरक्षण, नो संरक्षण टू कार्य। ये क्या कहता है कि जो कानून आपने बनाया ना, केवल उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनके तहत जो कार्य कर रहे हो उनको इमरजेंसी के बाद कोई संरक्षण नहीं है, यही कहता है। और 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब अपन ने देख लिया कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 2 आर्टिकल्स के तहत अपन ने देखा क्या था। एक तो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन, आल 6 जो फंडामेंटल राइट्स आ गए अपने, और अदर फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट जो आदेश में वर्णित है उनका, 20 और 21 तो इसमें भी नहीं आते। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। पहला अपन ने देखा कि ऑटो, आर्टिकल 19 का सस्पेंशन ऑटो होता है, इसमें आर्टिकल लिख लेना आप, आर्टिकल 358 के तहत, और इसमें आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, ये इसमें लिख लो। इसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इसमें नहीं है। और ये जोड़ा किससे? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से जोड़ा। और यहाँ क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र तीनों हैं। ये नेशनल इमरजेंसी के संपूर्ण अवधि के दौरान लागू रहते हैं। ये आदेश में जो वर्णित अवधि है राष्ट्रपति, क्योंकि सस्पेंशन के लिए आदेश अलग निकालेगा राष्ट्रपति। ठीक है, पूरे देश में लागू हो सकते हैं, एक भाग में सभी मौलिक अधिकार हो सकते हैं, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड या कुछ का हो सकता है। तो ये कौन बताएगा कौन कौन सा का एनफोर्समेंट सस्पेंड है? वो राष्ट्रपति का आदेश बताएगा। पूरे देश में हो सकते हैं, पूरे देश या भाग में हो सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में या देश या भाग। फिर राज्य आर्टिकल 19 का लागू होना रोक सकता है। राज्य केवल उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को लागू होना रोक सकता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित है। यहाँ पे देख रहे हो आप, लागू होना मतलब एनफोर्समेंट, प्रवर्तन। और यहाँ पे मौलिक अधिकार भी सस्पेंड रहता है और उसका लागू होना भी सस्पेंड रहता है। और यहाँ पे मौलिक अधिकार जिंदा रहता है, केवल उसका एनफोर्समेंट, प्रवर्तन जो है वो सस्पेंड होता है। इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। ये चीज़ इसके अंदर थी। और ये मैंने बार बार यहाँ देखो लिखा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड है, मतलब ये जीवित फंडामेंटल राइट्स जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित रहता है, आर्टिकल 359 के तहत। और 359 का संबंध उन मौलिक अधिकारों से है जो आर्टिकल 19 के अलावा मेंशन्ड है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे तो ये शॉर्ट एंड स्वीट था। शुरू के 5 मिनट में मैंने आपको सारी लीला समझा दी थी, उसके बाद तो सारा उसका एक एक्सप्लेनेशन ही है। तो शॉर्ट एंड स्वीट है, चाहो तो उसके एक बार वापस देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अब क्या है, मैं आपको बताऊँ। अभी तक अपन जैसे पढ़ते गए अपन ने इन चीज़ों को देखा, ठीक है ना। तो अपन ने देखा कि बार बार कुछ जैसे आए हैं इसके अंदर। पहले तो अपन ने देखो, जो अभी तक अपन ने पढ़ लिया ना, पहले बताता हूँ अपन ने कहा, अपन क्या चीज़ अपन देख चुके हैं। देखो प्रभाव अपने देख लिया, 3 तरह के CSR पे देख लिया, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे देखा, और फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव हो जस्ट अभी देखा। तो प्रभाव वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन क्या देखते हैं, प्रभाव में बस वही है, आर्टिकल 358, 358 संबंधित का संबंध है आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट से। वो फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड रहता है, उनका एनफोर्समेंट भी सबसे सस्पेंड रहता है। 359 का संबंध अदर फंडामेंटल राइट से, जो 19 के अलावा जो है।
तो उसमें मौलिक अधिकार जिंदा रहते हैं, केवल उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 का तो एनफोर्समेंट भी जिंदा रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ बस ये छोटा सा डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन कौन 359 के तहत कौन कौन का एनफोर्समेंट सस्पेंशन है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का, केवल उन्हीं का जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित है। किस अवधि के लिए, जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित है, ऐसे खत्म। किस क्षेत्र में, पूरे देश या भाग के अंदर, जैसे राष्ट्रपति का आदेश बोलेगा वैसे, खत्म। समझ गए। अब अपन ये देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि समय समय पर लागू हुई, ये चीज़ मैंने पहले भी दिखाई थी। 38वां 75 के अंदर है, 3 8 में से 3 घटाया तो 5 आ गया 75, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 76, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 1978। 38 वाले से क्या जोड़ा गया था कि पहले वाले के साथ दूसरी लागू हो सकती है। मैंने बताया था कि 71 वाली लागू थी, उसके साथ वो खत्म नहीं हुई थी, उसके साथ साथ 75 वाली लागू कर दी, ये प्रोविजन उसे था, लेकिन फिर बाद में हटा दिया, है ना। मतलब चलता तो रहा हाल अभी तक, चेंज मतलब बाद में हटाया नहीं है, बाद में जोड़ा गया एग्जिस्टेंस में। फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप नेशनल इमरजेंसी का, ये उसमें जोड़ा गया था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट इंक्वायर कर सकता है, ठीक है ना, क्यों लगी क्या लगी। एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या जोड़ा, जैसे संपूर्ण देश या भाग में, ठीक है ना ये। फिर 44वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों इंदिरा गांधी के 38 एंड 42, इनका जवाब था 44th मोरारजी देसाई सरकार ने, जनता पार्टी, जनता दल नहीं, जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, केवल जनता पार्टी। AS क्या है, आंतरिक शांति को सशस्त्र विद्रोह कारण के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिखित सिफारिश जाएगी राष्ट्रपति की, ना कि केवल प्रधानमंत्री की मौखिक सिफारिश। जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट 2 है अपने आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगी। फिर ये PL क्या है कि पार्लियामेंट पहले 2 महीने में अनुमोदन देना होता था, अब उसको 1 महीना कर रखा है। एग्जिस्टेंस में राज्यसभा तो हमेशा एग्जिस्टेंस में कर देगी, लेकिन लोकसभा एग्जिस्टेंस में तो कर देगी अनुमोदन, नहीं है तो जिस दिन आएगी एग्जिस्टेंस में उसके 30 दिन अनुमोदन करना पड़ेगा। फिर एंड लोकसभा ही कर सकती है, पहले क्या था राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन पे था। नेशनल इमरजेंसी एंड होने का जो प्रस्ताव है केवल लोकसभा से अनुमोदन होना आवश्यक होता है, किस प्रकार के बहुमत से, साधारण बहुमत से। एंड लोकसभा एंड करने के लिए लोकसभा के 1/3 सदस्य लिखित में नोटिस दे सकते हैं स्पीकर या राष्ट्रपति को, एक विशेष बैठक बुलाई जाए, नेशनल इमरजेंसी का एक्सटेंशन खत्म करना है, ठीक है ये। फिर राष्ट्रपति क्या है, आर्टिकल 19 जो है उसका ऑटो सस्पेंशन, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर वो ऑटो सस्पेंड आर्टिकल 19 नहीं होगा, ठीक है ना। ये किसे जोड़ा, ये 7 जो अपन ने देखे ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े हुए। ये क्वेश्चन आता था कई बार कि निम्न में से कौन सा प्रोविजन 44 से जोड़ा है नहीं जोड़ा, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 प्रकार की एक साल पहले वाले के साथ दूसरी लागू होना, ये 38वें का, और 42nd में सिर्फ इतना ही है पूरे देश में भाग में, क्योंकि वो JP आंदोलन का जितना ज़्यादा तो उसमें था प्रभाव, अपने 75 वाली नेशनल इमरजेंसी का, जहाँ JP आंदोलन फैला था खासतौर पर उत्तर भारत में, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आई। फिर जैसे अपन देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार जैसे लगाई गई, वो अपन जैसे देख लेते हैं अभी तक, तो 3 बार लगी है, 62, 71, 75, है ना। इस टेबल को ध्यान रखो, इसमें काफ़ी क्वेश्चन जब आप लूसेंट वाला सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन में, उसमें मिलेंगे। फिर 1962 में लगाने के, देखो 1962, 71, 75 3 बार लगी है। कारण जो था देखो, पहले 2 के अंदर कारण बाह्य आक्रमण था, और तीसरे का कारण आंतरिक उपद्रव था, ठीक है, आंतरिक उपद्रव। तो देखो आंतरिक अशांति था, मैंने बताया था, और लेकिन फिर वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया। कहने का मतलब अब जो 75 में जो इमरजेंसी लगी थी जिस कारण से, उस कारण से आज लगना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कारण ही आज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उस कारण को हमने चेंज कर दिया सशस्त्र विद्रोह से, ऐसे। तो यूँ बोला गया कि यार नक्सलवाद भी सशस्त्र विद्रोह, तो वहाँ जहाँ लग रहा है उन क्षेत्रों में नेशनल इमरजेंसी लगाएं, तो मना कर दिया, नहीं वो हमारे लोग हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि कारण ये जो लगी सिस्टम में, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी अपने अरुणाचल प्रदेश में चीन का आक्रमण हुआ, तो ये युद्ध का कारण नहीं था नेशनल इमरजेंसी में। मैं आपको बात बताऊँ, युद्ध के कारण पे तो कभी नहीं लगी, हालांकि ये दोनों युद्ध थे 62 और 61 के, 62 71 के, 62 और 71 के, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाने के कारण बाह्य आक्रमण था, युद्ध नहीं था। तो बाह्य आक्रमण में ये होता है कि भाई वो आया हमारे अंदर घुसा, और युद्ध में क्या होता है कि हम भी चला के इनिशिएट कर सकते हैं। तो बड़ी समझदारी थी इसमें बाह्य आक्रमण दिखाने में, कि हम तो चुपचाप बैठे थे यार, वो आया, उसने चांस नहीं करी हमसे तो। और युद्ध में क्या हो जाता है, हो सकता है यार हम भी चला के हमने कराओ, उसमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी युद्ध में तो शुरुआत किसने करी, क्योंकि बाह्य आक्रमण तो मैं तो चुपचाप बैठा था मेरे घर में, दूसरे ने आके मेरे को मारा, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी, समझो चीज़ को।
तो युद्ध पे तो आज तक भी नहीं लगी, ये लिखा हुआ है नन रीजन वार, तो वार तो किसी का रीजन नहीं है ना। 2 का बाह्य आक्रमण है, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरे का आंतरिक अशांति है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये चीन के आक्रमण से ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना वो, फिर ये जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था वो। अवधि ये 62 से 68, ठीक है ना, कितने महीने चली, मतलब कितने समय, 5 साल 3 महीने 1 दिन। ये 3 दिसंबर 71 से 21 मार्च 1977 और 21 मार्च 1977 दोनों सेम साथ खत्म हुई है। ठीक है ना, ये चली 5 साल 3 महीने 19 दिन। और अगली तीसरी जो अपन जैसे देखते हैं, ये आंतरिक उपद्रव वाला, तो ये 21 दिन ही चला, 21 माह चला टोटल। ठीक है ना, लेकिन ये खत्म, दूसरी और तीसरी खत्म एक साथ हुई थी। पहली के अंदर राष्ट्रपति राधाकृष्णन और दूसरे में राष्ट्रपति वीवी गिरी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी वीवी गिरी वाला, बड़े इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी भी। ये वीवी गिरी ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के अंदर, जो निर्दलीय, किसी पार्टी का समर्थन नहीं था, और इंदिरा गांधी के कैंडिडेट को उन्होंने हराया। बहुत बड़ी बात थी वो अपने आप में, है ना। इसमें लिख लो इंडिपेंडेंट, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे, किसी पार्टी का सपोर्ट उनको नहीं था, ऐसे। ठीक है, वीवी गिरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट। फिर है ना, तो वीवी गिरी, ये देखो, एक तो इंडिपेंडेंट भी थे, और दूसरा आज तक सेकंड राउंड की जो काउंटिंग हुई है राष्ट्रपति की, वो भी सिर्फ वीवी गिरी वाले केस में ही हुई है। तो ऐसी इमरजेंसी याद रह जाएंगे अपने को। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी और इंडिपेंडेंट, और सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई। और तीसरे के समय जब लगी अपने जेपी आंदोलन के कारण आंतरिक अशांति पे, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और इन दोनों के अंदर दूसरी और तीसरी में अपने जो प्रधानमंत्री थे वो कॉमन इंदिरा गांधी, और पहले वाले के अंदर जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और जब ये युद्ध हुआ ना, तो वही क्या बन गया, हिंदी चीनी बाय बाय, ऐसे। तो जवाहरलाल नेहरू। अब ये है डिफेंस मिनिस्टर। तो जब भारत पर चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय कौन थे अपने रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये वी के कृष्ण मेनन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, वी के कृष्ण मेनन, आईएएस में काफ़ी बार आया, ऑप्शनल में आया था, मुझे ध्यान है चित्र क्वेश्चन, हालांकि मेरा गलत हुआ था। फिर नहीं, पहले जीके के अंदर आया था पहले साल में, तो मेरा गलत हुआ। फिर सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा ही, आते ही मैंने आंसर ढूंढा। फिर अगले साल ऑप्शनल के अंदर आया, और ऑप्शनल में ठक टिक किया, बिल्कुल ऐसे सही किया था जैसे मैंने ये अभी डबल मार्क लगाया, ऐसे। ठीक है, वी के कृष्ण मेनन। तो देखो, कृष्ण कृष्ण याद रह जाएगा फर्स्ट में। कृष्ण से कौन है, राष्ट्रपति, कौन, राधा कृष्णन, टीचर्स डे वाले 5 सितंबर। और ये कृष्णन कौन है, वी के कृष्ण मेनन, ऐसे। राधा कृष्णन जो थे ये अपने पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, और ये वी के कृष्ण मेनन। फिर सेकंड के समय जैसे जो रक्षा मंत्री थे अपने बांग्लादेश युद्ध के समय, बाबू जगजीवन राम, कहानी सुनाई मैंने आपको, पीएम इन वेटिंग, आडवाणी की तरह। और अंत बड़ा दुखद है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि बाप को ले डूबे बेटे जी, तो इनके बेटे, कभी पढ़ना इनका पॉलिटिकल एक स्कैंडल, कैसे इनका बेटा एक जैसे सेक्स स्कैंडल में फंसा। और बाबू जगजीवन राम जो कभी इंदिरा गांधी को अपने इशारों पर रखते थे, उसी बाबू जगजीवन राम ने अपनी पगड़ी ले जाकर रख दी थी इंदिरा गांधी के कदमों में, कि बस अब मेरा जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो तुम्हारे हाथ में। लेकिन फिर झाँका नहीं इंदिरा गांधी उस तरफ। खैर जो भी है वो तो एक पॉलिटिकल था। खैर आओ, फिर अपन देखते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस समय अपन जैसे देखते हैं कि रक्षा मंत्री कौन, ठीक है, जब अपना जेपी आंदोलन हुआ तो स्वर्ण सिंह। और ये स्वर्ण सिंह आयोग वही है जिनकी सिफारिश पर अपन ने, मतलब इंदिरा गांधी ने मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं भारतीय संविधान में, 42वें संविधान संशोधन, एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। और चूंकि इस समय गृह का मामला था कि आंदोलन हो रहा था कि होम गवर्नमेंट कोलैप्स की कगार पे थी, तो गृह मंत्री का दायित्व ज़्यादा था। तो गृह मंत्री कौन था, ये कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, है ना। तो मतलब जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने बोला कि रेडी हो जाओ सीट छोड़ने के लिए पीएम की, और युवा आ रहा है, युवा बिल्कुल रेडी है आपको भगाने के लिए, तो रेडी। तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, कि कैसा ब्रह्मानंद, वो जो रेडी है, तो रेड्डी से याद रख लो, अब तो रेड्डी याद हो जाएगा, रेड्डी रेडी, ठीक है। तो देखो इसमें एक तो वी के कृष्ण मेनन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कसु ब्रह्मानंद रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू जगजीवन तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि जैसे इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट कंटिन्यू सासाराम बिहार, वहीं जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है 5 झील के बीच में, वहाँ से अनइंटरप्टेड लोकसभा के अंदर निर्वाचित रहे,
वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, लगातार। और स्वर्ण सिंह आयोग है, इससे रिलेटेड है, तो ये भी रक्षा मंत्री, तीनों रक्षा मंत्री हैं, पी.के. मैन, बाबू जगजीवन और स्वर्ण सिंह। लास्ट के अंदर अपन ने, लास्ट वाले तीसरे के अंदर इंदिरा गांधी के अपन ने गृह मंत्री का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आंतरिक अशांति थी वो होम डिपार्टमेंट द्वारा सुलझाई जानी थी या सुलझाई गई, ना कि रक्षा मंत्रालय द्वारा। बाह्य आक्रमण तो रक्षा मंत्रालय संभालेगा ना। तो वी.के. कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री, यहाँ अपन ने देखा बाबू जगजीवन राम ये रक्षा मंत्री, और यहाँ रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह आयोग। तो स्वर्ण सिंह सोने से रक्षा, और गृह मंत्री रेड्डी थे जेपी आंदोलन को दबाने के लिए, तो रेड्डी कसु ब्रह्मानंद रेड्डी। समझ गए, ये चीज़ है। किसी का भी कारण वार नहीं है, दूसरे और तीसरे के एक साथ खत्म हुई 21 मार्च 1977 को, दूसरी और तीसरी। तो दूसरा तो ये 2 लिखा हुआ है, तीसरी कैसे आएगी, 2 और 1 को जोड़ देंगे तीसरी, और तीसरी खत्म हुई तीसरे महीने में मार्च में। तो ऐसे अपन अच्छा याद रख सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे क्लू के साथ याद किया करो। 2 और 1 3, और ये 3 ये आ गया ना, ये 3, और यहाँ पे ये डबल 2 आई है साथ साथ, ऐसे। फिर विवादास्पद क्या है, देखो विवादास्पद क्या, मतलब ये नेशनल इमरजेंसी विवादास्पद 1975 का आंतरिक उपद्रव, इसके लिए जांच बना था, मतलब आंतरिक उपद्रव भाई विवादास्पद ही होगा, इंदिरा गांधी ने तो मिसयूज़ किया था अपनी पावर का। फिर उसके अगेंस्ट में जेपी आंदोलन आया, तो तुमने जेपी आंदोलन को दबाने के लिए आंतरिक अशांति के तहत नेशनल इमरजेंसी देश में लगा दी, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। फिर विवादास्पद के लिए जांच आयोग बना शाह आयोग, तो इसने नेशनल इमरजेंसी को ये बताया था कि तर्कसंगत नहीं है, नेशनल इमरजेंसी गलत लगी। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसी कारण 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 352। और 358 में क्या क्या पाबंदियां लगी ऊपर ने देखी कि क्या जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो गया, लिखित में सिफारिश जाएगी किसकी, केवल प्रधानमंत्री नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और फिर वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ऐसे पार्लियामेंट को मतलब संसद का अनुमोदन पहले जो 2 माह था उसको हमने 1 माह किया। तो ऐसे करके 7 प्रकार से नकेल अपन ने कसी आर्टिकल 352 के मिसयूज। समझ गए, ऐसे करके ये नकेलों के साथ अपना आर्टिकल 352 खत्म होता है। नो डाउट बड़ा था, 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ, लेकिन है ही मैटर इतना, मैं क्या करूँ, ना मैटर मैंने जोड़ा है ना घटाया, बस वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने रखा, ठीक है ना। ये तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे आर्टिकल 356। अब देखो, पहले मैं आपको पहले शीट पे लेके चलो, वही मैंने बोला जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो अपन को पता रहना चाहिए अपन कहाँ पहुँचे, क्या है, बाय रोड आया, क्या गया। 352 देखा, 352 आधार देखा, अनुमोदन अवधि देखी, अनुमोदन देखा किस अवधि तक लागू रहेगा वो देखा, समाप्ति देखी कैसे, प्रभाव देखा, CSR, लोकसभा, विधानसभा, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, वही 358, 19 एंड 359 अदर फंडामेंटल राइट्स। अब तक कितनी बार लगी अपने 3। फिर ये न्यायिक इधर दिखा, न्यायिक समीक्षा देखी अपने और मामले देखे, जैसे अपने शाह आयोग देखा। तो ऐसे करके 352 देखा। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 356, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, यहाँ से, है ना। तो देखो ये इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ये अब ये अपन यहाँ से देखेंगे 356 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, ये सारा, ठीक है। तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे तभी मेरी इस मेहनत का मजा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे मैं क्या चाहता हूँ आपसे। ये ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 356। ये छोटा ही है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक वीडियो में हो जाना चाहिए। वीडियो की लेंथ की चिंता मत करो, देखो जहाँ मैटर होता है ना, देखो वहाँ लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ती है। आप तो इस वीडियो को पूरा वापस देख लो चाहे से, और मुझे आप 10 सेकंड्स भी बता दो जहाँ मैंने पढ़ाई के अलावा कोई बात करी हो, आपको मोटिवेट करने की बात करी हो। मैं तो मोटिवेशन करना बिल्कुल फालतू समझता हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक आपको अंदर से आप मोटिवेट नहीं रहोगे ना, तब तो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। ये सब कपोल ढोकले हैं, बिल्कुल। मैं जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल टोटल सेंसलेस बात है मोटिवेशन संबंधी करना। आपको मोटिवेशन मिलेगा किससे? क्वेश्चन देखने से। बातों से कभी मोटिवेशन नहीं आएगा, वो झूठा है, वो धक्का स्टार्ट है आपकी गाड़ी। इंटरनली मोटिवेटेड रहो तो कोई, अब देखो अगर 10 सेकंड खराब हुए तो ये लास्ट वाले ही हुए हैं, और तो कोई मेरा करता ही नहीं जानबूझ के, ठीक है ना। तो कोई नहीं, 10 के 20 सेकंड नहीं हो तो विराम यहीं देते हैं इसको। नेक्स्ट फाइल में देखते हैं 356। ओके।